नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखी और सच में प्रेरणा देने वाली भारतीय कंपनी की कहानी पर बात करने वाले हैं, फूल.को। हाँ, फूल.com। हमारे पास जो जानकारी है वो ये बताती है हम्म, कि कैसे मंदिरों में जो फूल चढ़ाए जाते हैं आस्था के प्रतीक, बिल्कुल। वो अक्सर नदियों में बहा दिए जाते थे। हम्म, मतलब प्रदूषण का एक बड़ा कारण बन रहे थे। हम्म, तो कैसे उन फूलों को एक सफल, एक टिकाऊ बिजनेस में बदला गया। हम्म, सोचिए जरा, रोज हजारों किलो फूल, गेंदा, गुलाब, पता नहीं क्या क्या, हम्म, बड़ी श्रद्धा से चढ़ाए जाते हैं मंदिरों में, और अगले दिन वो एक तरह से कचरा बन जाते हैं। सही बात है। सामग्री में जिक्र है कि कानपुर में गंगा किनारे हम्म, अंकित अग्रवाल ने रोज ये देखा, वो पवित्र फूल उसी पवित्र गंगा को गंदा कर रहे थे। हम्म, ये थोड़ा अजीब सा विरोधाभास था, है ना? और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कचरे को ठिकाने लगाने की बात नहीं थी। अच्छा। जो जानकारी हमारे पास है वो इस बात पर जोर देती है कि ये मुद्दा कितना पेचीदा था। इसमें लोगों की गहरी आस्था जुड़ी थी, पर्यावरण की चिंताएं थीं, और फिर इन दोनों के बीच एक सोल्यूशन खोजने की चुनौती। हम्म। तो अंकित अग्रवाल ने इस प्रॉब्लम को सिर्फ एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, बल्कि इसमें एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी देखी। हाँ। और यहीं से दुनिया की पहली फ्लावर साइकिलिंग, मतलब फूलों के कचरे को रिसाइकिल करने वाली कंपनी की सोच पैदा हुई, जैसा हमें पता चला है। हाँ। ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है, जहां आस्था और पर्यावरण के टकराव को इनोवेशन के जरिए सुलझाया गया। बिल्कुल। तो चलिए, हमारे पास जो ये जानकारी है, हम्म, इसके आधार पर फूल.को की इस पूरी यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, देखते हैं। ये आइडिया आया कैसे, क्या मुश्किलें आई होंगी, उन्होंने असल में फूलों से बनाया क्या, हम्म, और सबसे जरूरी, हम्म, इस पूरी कहानी से, जैसा कि सामग्री में बताया गया है, सफलता के कौन से की प्रिंसिपल्स या सबक सामने आते हैं। बिल्कुल एक तरह का ब्लूप्रिंट। हाँ, एक ब्लूप्रिंट। आइए इस विचार की जड़ों से लेकर इसके फलने फूलने तक की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है कानपुर से, गंगा किनारे। सामग्री बताती है कि अंकित अग्रवाल रोज देखते थे कि लोग बोरियों में फूल भरकर ला रहे हैं और सीधे नदी में डाल रहे हैं। हम्म, एक तरफ तो आस्था थी और दूसरी तरफ सीधा सीधा प्रदूषण। उनके मन में ये सवाल आया, क्या इन फेंके जा रहे फूलों का कुछ और इस्तेमाल हो सकता है? मतलब क्या इन्हें कचरा ना मानकर एक संसाधन, एक रिसोर्स समझा जा सकता है? और बस यही सवाल फूल.को का बीज बना। हाँ, और ये ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण था। सामग्री ये भी बताती है कि समस्या का स्केल कितना बड़ा था। रोजाना टनों फूल कचरे में बदल रहे थे। टनो। हाँ, टनों। और यहाँ जो बात ध्यान देने वाली है वो है इस कॉन्ट्रडिक्शन को पहचानना। ये फूल पवित्र थे, है ना? तो उन्हें आम कचरे की तरह नहीं फेंक सकते थे लोग। नदियों में बहाना एक तरह का धार्मिक रिवाज बन गया था। सही। लेकिन यही रिवाज नदियों के इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। पानी में ऑक्सीजन कम हो रही थी, मछलियां मर रही थीं, पूरा जलीय जीवन प्रभावित हो रहा था। तो अंकित अग्रवाल की जो इनसाइट थी, वो इसी विरोधाभास के बिल्कुल कोर को समझना था। फ्लावर साइकिलिंग का आइडिया सिर्फ रिसाइकलिंग नहीं था, ये आस्था का सम्मान करते हुए पर्यावरण को बचाने का एक तरीका खोजने की कोशिश थी। तो फिर उन्होंने किया क्या? सोल्यूशन क्या निकाला? सामग्री के अनुसार फूल.को ने सबसे पहले मंदिरों से कांटेक्ट किया। उन्हें समझाया कि देखिए, ये जो फूल फेंके जा रहे हैं, इनको इकट्ठा करने का एक सिस्टम बनाया जा सकता है। आसान नहीं रहा होगा ये? हाँ, बिल्कुल नहीं। लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने विश्वास बनाया होगा। मंदिरों से फूल इकट्ठा होने शुरू हुए, फिर असली काम शुरू हुआ। हाँ, यहीं पर फ्लावर साइकिलिंग की जो प्रोसेस है वो सामने आती है। जानकारी के मुताबिक इन जमा किए गए फूलों को पहले सॉर्ट किया जाता था, फिर उन्हें एक साइंटिफिक तरीके से सुखाया जाता था। फिर शुरू होता था वो, जिसे आप जादू कह सकती हैं, इन फूलों के कचरे से काम की चीजें, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाना। और ये प्रोडक्ट्स भी बड़े दिलचस्प थे। सामग्री बताती है कि शुरुआत शायद अगरबत्ती और धूप कोन से हुई। हाँ, जो कि फूलों के ट्रेडिशनल इस्तेमाल से जुड़ा भी है। बिल्कुल। लेकिन बात वहीं नहीं रुकी। जानकारी में जिक्र है कि उन्होंने इन फूलों के कचरे से नेचुरल डाइज यानी प्राकृतिक रंग भी बनाए। और सबसे हैरान करने वाली बात, बायो लेदर बनाने का भी जिक्र है। हाँ, वो बायो लेदर वाला पॉइंट सच में ध्यान खींचता है। सामग्री में से बायो लेदर कहा गया है। इसका मतलब है कि फूलों के रेशों और दूसरे नेचुरल मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा मटेरियल तैयार करना जो दिखने और महसूस होने में चमड़े जैसा हो, पर पूरी तरह सस्टेनेबल हो और जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना बना हो। कमाल है। सोचिए, मंदिर के फूलों से चमड़े का विकल्प। ये इनोवेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है कैसे एक लोकल कचरे से ग्लोबली रेलेवेंट और एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाया जा सकता है।
ये दिखाता है कि Fool.co सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रहा था, वो तो मटेरियल साइंस में भी इनोवेशन कर रहा था। और इसका असर क्या हुआ? क्या ये बस कुछ प्रोडक्ट्स बनाने तक ही सीमित रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। सामग्री के अनुसार इसका असर बहुत गहरा और वाइड था। Fool.co देखते ही देखते एक जाना माना ब्रांड बन गया। अच्छा। उसे न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनली भी एक लीडिंग सस्टेनेबल स्टार्टअप के तौर पर पहचान मिली। कई अवार्ड्स और सम्मान मिले। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक लोकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर सही सोच और एग्जीक्यूशन के साथ किया जाए तो वो ग्लोबल स्टेज पर भी सफल हो सकता है। उन्होंने न सिर्फ एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का हल दिया, बल्कि एक पूरी तरह से नया मार्केट और एक नई कैटेगरी फ्लावर साइकिलिंग ही बना दी। और साथ ही सामग्री में हजारों लोगों को रोजगार मिलने का भी जिक्र है। ये जो सोशल इम्पैक्ट वाला पहलू है, ये भी बहुत जरूरी लगता है। हाँ बिल्कुल, ये Fool.co की कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जानकारी बताती है कि फूल इकट्ठा करने, उन्हें छांटने, सुखाने और फिर प्रोडक्ट बनाने की पूरी प्रोसेस में बहुत से लोगों को काम मिला। खासकर शायद उन कम्युनिटीज के लोगों को जिन्हें अक्सर रोजगार के मेनस्ट्रीम मौकों से बाहर रखा जाता है। हालांकि सामग्री में सीधे तौर पर महिलाओं का जिक्र नहीं है, पर ऐसे कामों में अक्सर महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है। हाँ, हो सकता है। तो ये मॉडल न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा था, बल्कि ये इकोनॉमिक इंक्लूजन और सोशल अपलिफ्टमेंट का भी एक जरिया बना। कचरे को वैल्यू में बदलने के साथ साथ ये लोगों की जिंदगियों में भी पॉजिटिव बदलाव ला रहा था। ये पूरी यात्रा तो सचमुच कमाल की है। अब जैसा हमने शुरू में कहा था, हमारे पास जो जानकारी है वो फूल की इस कहानी से कुछ जरूरी सबक या एक तरह का ब्लूप्रिंट भी देती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए काफी काम का हो सकता है जो खुद कुछ नया करना चाहते हैं या किसी सोशल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का हल ढूंढ रहे हैं। चलिए इन पर थोड़ी और बात करते हैं। जरूर। पहला सबक जो सामग्री हाईलाइट करती है वो है प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलना। फूल ने मंदिरों के फूलों से होने वाले पोल्यूशन की प्रॉब्लम देखी जो सबके सामने थी, पर ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने इसे एक अवसर की तरह देखा, कचरे को संसाधन में बदलने का अवसर और इससे प्रोडक्ट बनाकर रोजगार पैदा करने का अवसर। ये एंटरप्रेन्योरशिप का बिल्कुल कोर प्रिंसिपल है, लेकिन फूल के कॉन्टेक्स्ट में ये और भी गहरा है। सामग्री बताती है कि यहाँ चैलेंज सिर्फ टेक्निकल या मार्केट का नहीं था, बल्कि कल्चरल और इमोशनल भी था। हाँ, ये बात तो है। उन्हें लोगों की आस्था का सम्मान करते हुए सॉल्यूशन खोजना था। तो ये सबक सिर्फ प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलने का नहीं है, बल्कि ये समझने का भी है कि अपॉर्चुनिटी अक्सर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के चौराहे पर मिलती है, जहां सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल पहलू एक दूसरे से गुंथे होते हैं। फूल की सफलता दिखाती है कि इन कॉम्प्लेक्सिटीज को समझकर और सम्मान के साथ नेविगेट करके ही सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजे जा सकते हैं। दूसरा सबक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पर्पस बेचना। सामग्री कहती है कि फूल सिर्फ अगरबत्ती या बायोलेदर नहीं बेच रहा था। नहीं, वो इसके साथ एक कहानी, एक मकसद बेच रहा था। सस्टेनेबिलिटी, क्लीन गंगा का मिशन और सोशल इम्पैक्ट। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। ये मॉडर्न ब्रांड बिल्डिंग का एक बहुत जरूरी पहलू है। आजकल के कंज्यूमर, खासकर युवा पीढ़ी, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उन वैल्यूज और कहानियों से जुड़ना चाहते हैं जो प्रोडक्ट के पीछे हैं। सही कहा। सामग्री का ये पॉइंट बताता है कि फूल ने इसे बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने अपने ब्रांड को सिर्फ फूलों से बने प्रोडक्ट के रूप में नहीं, बल्कि आस्था का सम्मान करने वाले, गंगा को साफ करने वाले और लोगों को रोजगार देने वाले एक मूवमेंट के रूप में पेश किया। ये क्यों, वाई इतना पावरफुल था कि उसने कंज्यूमर्स को इमोशनली जोड़ा और उन्हें सिर्फ ग्राहक से सपोर्टर बना दिया। तीसरा सबक, छोटे से शुरू करना लेकिन सोच बड़ी रखना। जानकारी के मुताबिक फूल की शुरुआत कानपुर के कुछ मंदिरों से हुई थी। हाँ, बिल्कुल छोटे स्केल पर। उन्होंने पहले छोटे पैमाने पर अपने मॉडल को टेस्ट किया, उसे सुधारा, लेकिन उनका लक्ष्य, उनका विजन शुरू से ही बड़ा था। इस मॉडल को पूरे भारत में ले जाना, जहां भी मंदिरों से फूलों का कचरा एक समस्या है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, जिसे लीन स्टार्टअप मेथोडोलॉजी में भी इंपॉर्टेंस दी जाती है। अच्छा? सामग्री का ये सबक हमें सिखाता है कि किसी बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी नहीं कि पहले दिन से ही सब कुछ बड़े पैमाने पर किया जाए। छोटे स्तर पर शुरुआत करने से आप सीखते हैं, गलतियां करते हैं, मॉडल को रिफाइन करते हैं और रिस्क कम करते हैं। फूल ने पहले कानपुर में यह प्रूफ किया कि फ्लावर साइकिलिंग काम करता है और फिर उस सफलता के आधार पर एक्सपेंशन की प्लानिंग की। ये पहले साबित करो फिर बढ़ाओ, प्रूफ फर्स्ट देन स्केल का एक अच्छा उदाहरण है। और चौथा सबक जो सामग्री बताती है, टीम और इनोवेशन का महत्व।
इसमें कहा गया है कि सफलता किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। बिल्कुल नहीं। फूल की यात्रा में एक मजबूत टीम का होना और लगातार कुछ नया करते रहना, मतलब इनोवेशन, ये जरूरी फैक्टर्स रहे। ये किसी भी बढ़ते हुए एंटरप्राइज के लिए ऑक्सीजन की तरह है। सामग्री का ये पॉइंट हमें याद दिलाता है कि एक अच्छा आइडिया होना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने और फिर उसे लगातार डेवलप करते रहने के लिए एक केपेबल और डेडिकेटेड टीम का होना बिल्कुल जरूरी है। फूल की कहानी सिर्फ अंकित अग्रवाल की नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने इस विजन को सच बनाने में योगदान दिया। साथ ही इनोवेशन का पहलू भी बहुत अहम है। अगरबत्ती से शुरू करके बायोलेदर तक पहुंचना दिखाता है कि वे रुके नहीं बल्कि लगातार नए प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस डेवलप करते रहें। मार्केट बदलता है, चैलेंजेस आते हैं और टिके रहने के लिए कांस्टेंट इनोवेशन जरूरी है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, फूल की कहानी, जैसा कि हमें उपलब्ध जानकारी से पता चलता है, एक बहुत पावरफुल संदेश देती है। अवसर सचमुच कहीं भी छिपा हो सकता है, यहाँ तक कि कचरे के ढेर में भी, जिसे सब बेकार समझ रहे हो। हाँ बिल्कुल। और किसी आइडिया को हकीकत बनाने के लिए आपकी उम्र, बैकग्राउंड या बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर और उसे कर गुजरने का जज्बा, मतलब एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इसकी हाँ, सारांश का सार यही लगता है। अपने आसपास देखो, प्रॉब्लम पहचानो, सॉल्यूशन सोचो और फिर पूरी लगन से काम पर जुट आओ। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक जरूरी सवाल भी उठाती है, जिसे हमें शायद खुद से पूछना चाहिए। हमारे अपने आसपास, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिन्हें हम बेकार या अनइम्पॉर्टेंट समझते हैं, लेकिन जिनमें असल में बहुत संभावनाएं, बहुत पोटेंशियल छिपा हो सकता है। सोचने वाली बात है। फूल की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण सी लगने वाली ऑब्जर्वेशन, एक रोजमर्रा की समस्या जिसे शायद लाखों लोग रोज देखते थे, एक व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकती है और फिर एक बड़े सोशो इकोनॉमिक बदलाव और एक सफल एंटरप्राइज का रूप ले सकती है। ये इस बात का प्रमाण है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप किसी लैब या बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं से भी किसी भी व्यक्ति द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो ये थी Fool.co की दिलचस्प यात्रा और उससे जुड़े मुख्य विचार, जैसा कि हमें उपलब्ध सामग्री के विश्लेषण से समझ आया। उम्मीद है कि इस चर्चा ने न केवल जानकारी दी होगी, बल्कि शायद सोचने के लिए कुछ नए बिंदु भी दिए होंगे।